हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो वीडियोस मैंने शेयर करे हैं पहले, शायद आपने उनको देखा भी होगा और देख कर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए उनको आपने नोट भी किया होगा और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन बैंक की जो सीबीएसई ने लास्ट ईयर इशू किया था। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या पता एग्ज़ाम में आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन बैंक के एक सैम्पल पेपर की, जहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है एक केस स्टडी है। इसमें बोला गया कि अमित एंड महेश जो हैं दे वर पार्टनर्स इन अ फास्ट फूड कॉर्नर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दे सोल्ड फास्ट फूड आइटम्स अक्रॉस द काउंटर एंड डिड होम डिलीवरी टू। तो भाई वो जो है फास्ट फूड बेच रहा है वहाँ पे, यानी वो दोनों बेच रहे हैं, उनकी पार्टनरशिप फर्म है, 3:2 में पार्टनर्स हैं और वो होम डिलीवरी भी देते हैं। देयर इनिशियल फिक्स्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन वाज 1,20,000 एंड 80,000। तो देखिए जो केस स्टडीज़ होती हैं नॉर्मली, चाहे वो बीएसटी की बात हो या अकाउंटेंसी में जो भी इंट्रोड्यूस करी गई है, तो हमेशा इसमें स्टोरी जो दी गई होती है, तो कई बार क्या होता है हम स्टोरी में ही खो जाते हैं और हम पॉइंट्स तक नहीं पहुंचते जिसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कई बार मिस्टेक होती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखना है आपको कि इनकी फिक्स कैपिटल है। आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर देयर प्रॉफिट वॉज 1,20,000। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यहाँ पे उनकी रेम्यूनरेशन की बात करी गई है, 3,000 पर क्वार्टर अमित को मिलेगी एंड 2,000 हाफ ईयरली जो है वो महेश को मिलेगी। सच अ promising परफॉर्मेंस फॉर द फर्स्ट ईयर वॉज एनकरेजिंग देयर फॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो भाई जब पहला ईयर इनका कंप्लीट होता है तो इनका जो परफॉर्मेंस होता है बिजनेस का बहुत बढ़िया होता है, तो डिसाइड करते हैं कि हम अपना जो एरिया है उसको एक्सपेंड करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, इनको एक डिलीवरी वैन चाहिए, कुछ स्कूटीज़ चाहिए, एडिशनल पर्सन चाहिए जो सपोर्ट कर सके। तो 6 मंथ्स बाद ये क्या करते हैं, इन टू द अकाउंटिंग ईयर दे डिसाइडेड टू एडमिट सुंदरम एज अ न्यू पार्टनर। यानी 6 महीने बीत चुके हैं आपके अकाउंटिंग ईयर के और उसके बाद आप क्या करते हैं, एक नए पर्सन को, दैट इज़ सुंदरम, उसको आप एंटर कर लेते हैं एज अ पार्टनर और उसको दे देते हैं ये 20% शेयर एज अ प्रॉफिट। और साथ ही साथ उसको एक सैलरी देने वाले हैं 2,500 रुपीज़ पर मंथ की। सुंदरम वॉज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस 1,30,000 फॉर कैपिटल एंड ₹70,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अगेन ये चीज़ तो क्लियर है आपको कि 130 कैपिटल आएगा एंड 70 प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आएगा। बिसाइड दिस सुंदरम वॉज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ₹1,00,000 एज अ लोन फॉर 2 years। अब ये दोनों चीज़ों के बाद इन्होंने सुंदरम के आगे कंडीशन ये भी रखी है कि वो 1,00,000 रुपये लोन देगा फर्म को, वो भी 2 years के लिए। Sundaram readily accepted the offer. The terms of the offer were duly executed and he was admitted as a partner। तो ये कह रहा है कि भाई सुंदरम जो है उसने एग्री भी कर लिया कंडीशंस को और फिर उसको एज अ पार्टनर जो इंट्रोड्यूस भी कर दिया गया। तो यहाँ पे इसके बाद शुरू होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू डैश ऑफ अमित एंड महेश एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करेंट अकाउंट दिया गया है एंड नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है। हम सभी को पता है कि जो पार्टनर्स की सैलरी होती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वहाँ पे लिंक भी है जिनके थ्रू आप फुल वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर पूरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है, सॉल्यूशन है। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं तो उस केस में करेंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और नॉर्मली अगर फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो वहाँ पर सीधे कैपिटल अकाउंट में चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। अब क्योंकि इस केस में यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो लिखा है कि फिक्स कैपिटल, इसीलिए जब सैलरी ट्रांसफ़र होगी तो वो कहाँ होगी, वो करेंट अकाउंट में होगी। अदरवाइज़ वो क्या होती है, कैपिटल अकाउंट में होती है, अगर वो नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता तो। देन आगे जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि अपॉन द एडमिशन ऑफ सुंदरम द सैक्रिफाइस फॉर प्रोवाइडिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी डन। तो जब सुंदरम का एडमिशन होगा तो उसको जो सैक्रिफाइस करेगा शेयर, वो सैक्रिफाइस कौन करेगा, अमित महेश, अमित महेश इक्वली, या फिर अमित और महेश इन द रेशियो 3:2। तो कल भी हमने इसकी बात करी थी और मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी, जहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, यानी जब आपको ये नहीं पता होता कि नया पार्टनर आ रहा है और उसको शेयर कौन दे रहा है, तो वहाँ पे उसके शेयर यानी दैट इज़ कंबाइंड शेयर ऑफ न्यू फर्म माइनस कर लेते हैं उसका शेयर। तो यहाँ पे जैसे इसका शेयर दिया हुआ है वो दिया है आपको 20%। तो 20% का मतलब कि वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। तो 1 - 1/5 आप जब करेंगे दैट विल बी 4/5 एंड 4/5 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में 3:2 में, यानी कि जो इन दोनों का न्यू रेशियो निकलेगा। तो उस केस में न्यू ही सेक्रीफाइसिंग होता है। सो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा डी,
बाय अमित एंड महेश इन द रेशियो 3:2, क्योंकि ये दोनों उसको इस शेयर को दैट इज़ 1/5 ये उसको 3:2 में देंगे। सिमिलरली आपका जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है कि सुंदरम को जो सैलरी मिलेगी एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितनी होगी। सो ऑब्वियसली यहाँ पर बोला गया था सुंदरम की जो सैलरी है वो कितनी है, 2500 रुपीज़ पर मंथ है। तो जब आप 2500 को इंटू कर देंगे 6 मंथ से, बिकॉज वो 6 मंथ्स के लिए आया, तो यहाँ पे आंसर जो होगा दैट विल बी 15,000। क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें, वाइल टेकिंग अप द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म मिस्टर सूरज मारवा फेस्ड डिफिकल्टी। तो भाई सूरज मारवा अकाउंटेंट है फर्म के, उनको डिफिकल्टी हुई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, फॉर द अमाउंट ऑफ लोन दैट सुंदरम हैज़ अग्रीड टू प्रोवाइड ही इज़ एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन देयर ऑन एट द रेट ऑफ डैश। तो किस रेट पे इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप डीड तो है नहीं। अब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इट सिंपली मीन्स कि इनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 6% पर एनम। अब ऐसे में इससे क्वेश्चन और हो सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 2 साल के लिए दिया है। तो पहले ईयर में जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तो लोन की अमाउंट क्या है, 1 लाख है। 1 लाख इंटू जो भी रेट दिया है, तो अब यहाँ रेट है नहीं तो 6/100 हो जाएगा, और इंटू 6/12 होगा। यहाँ पे 6/12 क्यों हो रहा है, ये पहले ईयर में ही होगा, आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ये बंदा जब पार्टनरशिप में एंटर हुआ है तो 6 मंथ्स जा चुके थे फाइनेंशियल ईयर के। यहाँ पे लिखा भी था कि 6 महीने बचे हुए हैं, ये हाफ ईयर 6 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसको सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर तो फिर उसको फुल इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। फिर इसी क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि ये लास्ट ईयर इशू किया था सीबीएसई ने, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन ये फ़िलहाल एनपीओ के और कैश फ्लो के हैं, जो कि आपका सेकंड टर्म का चैप्टर है। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे केस स्टडी जो 4 है उसकी, क्योंकि यहाँ पर ये रेशियो से रिलेटेड है। तो ऐसा कुछ आपको रेशियोज़ में भी देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और आपसे बोला जाएगा कि भाई आप रेशियोज़ कैलकुलेट करके बताइए। तो जैसे यहाँ पे फॉर द ईयर 2020 पूछा गया है कि आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है और आपको बताना है कि करेंट रेशियो जो है वो यहाँ पे क्या होगा। तो आपको पता है कि जो करेंट रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज़। एंड क्योंकि बात 2020 की हो रही है, तो आप 2020 में क्या करेंगे, 2020 की आप करेंट एसेट्स कैलकुलेट कर लीजिए, देन करेंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर लीजिए। तो करेंट एसेट्स में आपका कैश इन हैंड आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, इन्वेंट्री आती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं। इन सबको आप ऐड करेंगे, एंड देन करेंट लाइबिलिटीज़ में आपके क्या आएगा, करेंट लाइबिलिटीज़ में आपकी एक ये आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं ये करेंट लाइबिलिटी है, एंड ये जो ट्रेड पेबल है ये भी आपकी करेंट लाइबिलिटी है। तो इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, दैट इज़ 18,50,000। अब होगा क्या कि जब आप इसे टोटल करेंगे, यानी जो आपकी एसेट्स हैं उसका टोटल जो मिलेगा आपको दैट विल बी 43 लाख, क्योंकि यहाँ पे जो आपका 17 है प्लस 11 है प्लस 12 लाख है प्लस 3 लाख जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ये मिला के ये सब कुछ बनेगा आपका 43 लाख। एंड देन इसके बाद जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं दैट इज़ 18,50,000। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो होगा दैट विल बी 2.32:1। ऐसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जहाँ पे क्विक रेशियो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, या आप इसे कह सकते हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। एंड क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होगा ऑलरेडी। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि ये दोनों ब्रैकेट में होते हैं। सो प्रीपेड और स्टॉक दोनों को करंट एसेट्स से माइनस कर दिया जाता है। करंट एसेट्स की बात करें तो 15 लाख, 10 लाख, 11 लाख और आपका प्रीपेड ये है, इनको ऐड करके आपकी बनती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से आप क्या कर रहे हैं, आप स्टॉक और प्रीपेड को हटा दे रहे हैं, तो यानी इन्वेंट्री जो है आपकी 11 लाख की वो, और जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस है 3,50,000 के, इसको आप माइनस कर दीजिए, यानी कि 39,50,000 में से 14,50,000 आप हटा दीजिए, या डायरेक्टली अगर आप चाहें तो आप इसको एक्सक्लूड करके भी टोटल कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी क्विक एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो करंट लाइबिलिटीज़ के नाम पर आपके पास यहाँ पर है ट्रेड पेबल 14 लाख का, एंड आपके पास है 25,000 ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाती है करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद आपको करना क्या है, क्विक एसेट्स को डिवाइड कर देना है करंट लाइबिलिटीज़ से, देन यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। क्या होगा, जब आप
टोटल करेंगे इसका, तो देखिए या तो आप अगेन सेम चीज़ करिए, आप इनको ऐड करिए जिसमें कि आपका इन्वेंट्री आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है, कैश इन हैंड आ जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस आ जाता है। तो इन सबको ऐड करेंगे आप, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ही प्रीपेड एक्सपेंस को और इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर दीजिए। तो जब आप इसे ऐड करेंगे 15 और 10 तो दैट विल बी 25 लाख। 25 लाख होने के बाद आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका 25 और ये है 14,25,000। तो जब आप इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ तो दैट विल बी 25 लाख डिवाइडेड बाय 14,25,000 और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो वो आता है आपका 1754, मतलब 1.754। तो वो जाता है आपका ऑप्शन ए, दैट विल बी 1.75:1। तो आप 14,25,000 से इसको डिवाइड करेंगे जो है आपकी करंट लाइबिलिटी फॉर द ईयर 2018। उसके बाद बात करी गई है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की फॉर द ईयर 2020। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है या तो सेल माइनस जीपी या फिर होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस वाला फॉर्मूला भी यहाँ नहीं लग सकता बिकॉज आपके पास यहाँ परचेज से रिलेटेड वैल्यू नहीं है, जबकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो चलिए आप निकाल लेंगे क्योंकि 18, 19, 20 आपको सारे वैल्यूशंस दी गई थी। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको और इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ ये कि सेल माइनस जीपी वाला फॉर्मूला भी नहीं लग सकता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीपी निकालेंगे। अब जीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका 24 लाख है तो 24 लाख को आप क्या करेंगे, उसका 12% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाता है इसका 12%। अब जब आप इसका 12% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो दैट विल बी 24 लाख, आप निकाल रहे हैं इसका 12%, तो वो आता है 2,88,000। अब आप क्या करेंगे, जो 24 लाख है, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला होता है सेल माइनस जीपी। तो भाई सेल आपके पास है, जीपी आपके पास आ गया, तो 2,88,000 आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी 24 लाख माइनस 2,88,000 इज इक्वल टू 2,112,000। अब एवरेज इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है स्टॉक टर्नओवर का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, पिछले साल की ये थी, तो ओपनिंग ये हो जाएगी इस ईयर के लिए। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दैट इज़ 10 + 12 यानी 22 लाख डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री है, एवरेज इन्वेंट्री वो जाएगी आपकी 22 लाख अपॉन 2, तो वो निकल के आ जाती है आपकी 11 लाख। अब जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है वो कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, तो दैट विल बी 112,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2,112,000 को बाय 11 लाख, इट विल बी 1.92। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.92, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। देन आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर 2020 वुड बी। तो भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,11,200, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, दैट इज़ 2,112,000, सॉरी 00 मैंने बोला था, 000 है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।